नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने गुरु बीजाणुदानी की संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने फ्यूनिकल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने जो ओव्यूल्स या बीजांड है उसके चारों ओर पाए जाने वाले इंटेग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था और अदर देन माइक्रोपाइल के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम गुरु बीजाणुदानी या बीजांड की संरचना का एक और पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीजांड काय या न्यूसिलस। तो हम शुरुआत करते हैं बीजांड काय की संरचना के बारे में। तो गुरु बीजाणुदानी या बीजांड का आधे आवरणों से घिरा हुआ भाग है जो क्या कहलाता है, बीजांड काय या न्यूसिलस कहलाता है। तो जो बीजांड होता है उसके अंदर वाली जो स्ट्रक्चर होती हैं वो इंटेग्यूमेंट से घिरी रहती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। यह बीज के परिपक्व होने तक भ्रूण को चारों ओर से ढक कर रखता है। यानी कि जो एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक के बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, बीजांड काय। जब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक ये क्या करती हैं, जो एम्ब्रियो होता है उसको कवरिंग करके रखती हैं। प्रत्येक बीजांड में केवल एक ही बीजांड काय पाया जाता है, परंतु एग्ली मार्मेलोस, यह एक प्लांट का नाम है, इसके अंदर 2 बीजांड काय पाए जाते हैं। फिर बीजांड काय का उपयोग है जो विकासशील भ्रूण कोष के द्वारा पोषण के रूप में किया जाता है। तो जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो सेक होता है, उस एम्ब्रियो सेक के द्वारा बीजांड काय का यूज किस फॉर्म में किया जाता है, न्यूट्रिशन के फॉर्म या पोषण के रूप में किया जाता है। पाइपेरेसी म्यूएसी कुल के सदस्यों में जो एक बीजपत्री पादपों के कुल है में बीजांड काय परिपक्व बीज में उपस्थित रहता है। इसे परिभ्रूण पोषी कहते हैं। यानी कि जनरली क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसका बीजांड काय का यूज है जो पूरा कर लिया जाता है, लेकिन पाइप्रेसी और म्यूएसी जो फैमिलीज होती हैं इनके अंदर जो एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक के द्वारा बीजांड काय का पोषण के रूप में यूज लेने के बाद भी बीजांड काय की मात्रा है जो बची रहती हैं, जो सीड के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो इस प्रकार के सीड को अपन क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोषी सीड या पेरिस्पर्म सीड कहते हैं। पोडोस्टेमेसी कुल के सदस्यों के अंदर बीजांड में कूट भ्रूणकोष या स्यूडो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। तो इनमें इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे होता है कि जो इस कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कभी कभार क्या होता है, जो न्यूसिलस टिश्यूज होते हैं या बीजांड का उत्तक हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जिससे इनके ओव्यूल्स के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है और इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, कूट भ्रूणकोष या आवासीय भ्रूणकोष या स्यूडो एम्ब्रियोसेक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बीजांड काय के प्रकार के बारे में या टाइप्स ऑफ न्यूसिलस। तो बीजांड काय को बीजाणुजन कोशिका की स्थिति के आधार पर, किसकी स्थिति के आधार पर, स्पोरोजिनस सेल्स या बीजाणुजन कोशिका की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, तनु बीजांड काय बीजांड और स्थूल बीजांड काय बीजांड। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तनु बीजांड काय बीजांड के बारे में या टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं तनु बीजांड काय बीजांड के बारे में। तो यदि बीजांड में बीजाणुजन कोशिका के चारों ओर बीजांड काय केवल एक कोशिका मोटी परत के रूप में पाया जाता है, तो इस प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं, तनु बीजांड काय कहते हैं। कहने का मतलब होता है जो बीजाणुजन कोशिका होती हैं या स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो अधस त्वचा के जस्ट नीचे स्थित होती हैं, यानी कि जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है वो हाइपोडर्मल होती हैं। तो हाइपोडर्मल होने के कारण इस स्पोरोजिनस सेल्स के चारों तरफ है जो बीजांड काय में जो एक स्त्री मोटी परत के रूप में ही पाया जाता है। और यह जो तनु बीजांड काय होता है वो एक अध्यावरणी या यूनिटेगमिक होता है। तो इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं उनके अंदर अध्यावरण की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। अब हम बीजांड काय के सेकंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्थूल बीजांड काय या क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल्स। तो कुछ कुलों में क्या होता है कि जो बीजाणुजन कोशिका होती हैं वो स्थूल बीजांड काय उत्तक में धसी रहती हैं, यानी कि जो मैसिव न्यूसिलर टिश्यूज होता है उसके अंदर एम्बेडेड या अंतस्थापित रहती हैं। इस प्रकार का जो बीजांड है वो स्थूल बीजांड काय कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब होता है कि जो बीजाणुजन कोशिका या जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो सब हाइपोडर्मल होती हैं, यानी कि अधस त्वचा से भी नीचे की ओर ये स्थित होती हैं
और जो बीजाणुजन कोशिका होती हैं इसके चारों तरफ है जो बीजांडकाय है जो 2 से 3 स्तरीय मोटा होता है, यानी कि बीजाणुजन कोशिका के चारों तरफ है जो बीजांडकाय की कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, 2 या 2 से अधिक लेयर हैं जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट हो सकती हैं। और इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो द्विअधीय आवरण यानी कि बाइटैगमिक होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है इसके अंदर है जो अधीय आवरण की संख्या 2 होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ब्यूटोमस और ऑफियोपोगोन में दोनों प्रकार के बीजांड यानी कि तनु बीजांडकाई और स्थूल बीजांडकाई दोनों प्रकार के बीजांडकाई हैं जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सामान्यतः बीजांडकाय भीतरी अधीय आवरण के अंदर सीमित रहता है, परंतु कैरियोफिलेसी कुल में यह है जो बीजांड द्वार तक फैला रहता है, यानी कि कहाँ तक आ जाता है, बीजांड द्वार तक फैला रहता है। यूफोर्बिएसी कुल में बीजांडकाय की वृद्धि है जो बीजांड द्वार के बाहर तक हो जाती हैं, तो इस वृद्धि को अपन क्या बोलते हैं, बीजांडकाय चोंच या न्यूसिलस भी कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर तनु बीजांडकाई बीजांड और स्थूल बीजांडकाई बीजांड के डायग्राम दे रखे हैं। जो डायग्राम ये हैं वो तनु बीजांडकाई बीजांड का डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं या बीजाणु जनन कोशिका होती हैं वो न्यूसिलर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ही सिचुएटेड होती हैं, और इस प्रकार का जो ओव्यूल्स होता है वो यूनिटैगमिक होता है। कैसा होता है, यूनिटैगमिक या एक अधीय आवरणीय होता है। तो स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हाइपोडर्बल होती हैं, यानी कि जस्ट हैं जो एपिडर्मिस के नीचे हैं जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं जो सिचुएटेड होती हैं। बी जो डायग्राम है वो स्थूल बीजांडकाई बीजांड का है। इसके अंदर जो स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं वो न्यूसिलर एपिडर्मिस से काफ़ी नीचे सिचुएटेड होती हैं, यानी कि न्यूसिलर जो टिश्यूज होते हैं ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दे रखा है, ये न्यूसिलर टिश्यूज की बहुत सारी लेयर हैं और इस लेयर के नीचे की तरफ हैं जो स्पोरोजेनस सेल्स है जो सिचुएटेड होती हैं। तो इस कारण इसको अपन इस बीजांड को अपन स्थूल बीजांडकाई, स्थूल का मतलब होता है मोटा, तो बीजांडकाई की जो लेयर कैसी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्थूल बीजांडकाई बीजांड कहा गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बीजांड के अंदर पाए जाने वाली कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है एंडोथेलियम। तो जो गैमोपेटेली समूह के सदस्य होते हैं उनके अंदर जो बीजांडकाय होता है वो कभी कभार उनमें जो नष्ट हो जाता है। तो बीजांड की जो आंतरिक अतिआवरण की भीतरी परत की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं या विशिष्टीकृत हो जाती हैं और भ्रूणकोश के चारों ओर विशेष प्रकार के पोषक ऊतक का निर्माण करती हैं, और इस पोषक ऊतक लेयर को अपन क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम क्या होती है, भ्रूणकोश के चारों तरफ बनने वाली विशेष प्रकार की पोषक ऊतक परत को अपन क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। और ये कब बनती हैं, जब बीजांडकाई है जो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक पोषक परत है तो इसे अतिआवरणीय टेपिटम या इंटेग्यूमेंट्री टेपिटम के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः जो एंडोथेलियम होती हैं वो एक स्तरीय परत होती है, लेकिन सूरजमुखी के अंदर ये 10 से 13 स्तरीय परत होती हैं। एंडोथेलियम परत की जो सेल्स होती हैं वो अरीय रूप से दीर्घित होती हैं और इन सेल्स का जो जीवधुरी होता है वो गाढ़ा होता है और इनमें वसा और स्टार्च कणों की अधिकता पाई जाती हैं। इनकी सेल्स है जो एक केंद्र की होती है, परंतु बेलेनाइटिस में ये मल्टीन्यूक्लिएट या बहुकेंद्र की होती हैं। पेटूनिया हाइब्रिडा की एंडोथेलियम सेल्स में जो कैलोज उपस्थित होता है और कैलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब जो ओव्यूल्स या बीजांड में एंडोथेलियम की लेयर होती हैं उन लेयर की जो सेल्स होती हैं वो द्विस्तरीय क्यूटिकल परत के द्वारा है जो बीजांड का या न्यूसिलस से अलग रहती है। अब कुछ इसके अलावा एंडोथेलियम के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर होती हैं जो ओव्यूल्स के अंदर बनती है जिसका नाम है हाइपोस्टेस और एपिस्टेस। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हाइपोस्टेस के बारे में। तो ये कैसी संरचना, एक विशिष्ट संरचना है जो बीजांड में भ्रूणकोश व बीजांड वृंत के 7 पूल के बीच स्थित जो बीजांडकाय की सेल्स होती हैं उनसे है जो इसका निर्माण होता है। तो किससे होता है, बीजांडकाय की सेल से होता है, लेकिन ये बीजांडकाय की सेल्स कहाँ सिचुएटेड होती हैं, एक तो एम्ब्रियोसेक और एक फ्यूनिकल होती हैं। उनके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में इनकी जो सेल्स होती हैं वो दूसरी सेल्स के से थोड़ी भिन्न हो जाती हैं और ये सेल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, हाइपोस्टेस का फॉर्मेशन करती हैं। अब क्या होता है कि जो हाइपोस्टेस की जो सेल्स होती हैं इन सेल्स पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, यानी कि लिग्निन का जमाव होने लगता है जिसके कारण ये सेल्स है जो मोटी हो जाती हैं और इन सेल्स में जो कोशिका द्रव्य कम मात्रा में
उपस्थित होता है। अब जो हाइपोस्टेस है इसका फंक्शंस क्या होता है, तो ये भ्रूणकोश की सीमा का निर्धारण करती है, किसकी, एम्ब्रियो सेक की बॉर्डर का निर्धारण करती हैं। और इसके अलावा ये क्या करती हैं, जो भ्रूणकोश होता है उसको बीजांड वृंत में या फ्यूनिकल के अंदर धंसने से रोकती हैं। तो हाइपोस्टेस का फंक्शंस क्या हो गया, एक तो भ्रूणकोश की सीमा का निर्धारण करती हैं और दूसरा क्या करती है, भ्रूणकोश को बीजांड में धंसने से रोकती हैं। कुछ साइंटिस्ट इसे एक ग्रंथिल या ग्लैंडुलर टिश्यूज भी मानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सेक्रेट होने वाले एंजाइम्स व हार्मोन भ्रूणकोश की वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। और जो हाइपोस्टेस जो स्ट्रक्चर होती हैं वो एपियेसी फैमिली, क्रोसोसोमेटेसी फैमिली, यूफोर्बिएसी फैमिली और लिलीसी फैमिली के सदस्यों के अंदर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एपिस्टेस के बारे में। तो बीजांडकाय की कोशिकाएं क्या करती है, बीजांड द्वारी क्षेत्र पर एक प्यालेनुमा संरचना बनाती हैं। किसकी कौन सी सेल्स, बीजांडकाय की सेल्स, यानी कि न्यूक्लियस की सेल्स क्या करती हैं, बीजांड द्वारी क्षेत्र पर यानी कि माइक्रोपाइलर रीजन की ओर कैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टेस। और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर बनती है, कोस्टेलिया और कोस्टस नामक प्लांट्स के अंदर बनती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बीजांड में हाइपोस्टेस की स्थिति को दर्शाया गया है। तो हाइपोस्टेस का सिचुएटेड बनता कहाँ पर होता है, तो एक तो एम्ब्रियो सेक और एक जो फ्यूनिकल होती हैं, उन दोनों के जो 7 पुल होते हैं या वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में जो इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अपर सामने वाली साइड पर सिनर्जियड सेल्स होती हैं जो माइक्रोपाइलर रीजन की ओर सिचुएटेड होती है। इसके अलावा एग सेल्स होती हैं। फिर इनके सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और इंटीग्यूमेंट्री टेपिटम जिसको अपन एंडोथेलियम भी बोलते हैं, और इस एंडोथेलियम का डेवलपमेंट अपने पढ़ लिया है, वो भी इसके अंदर सिचुएटेड होती हैं। और इसके अंदर डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स का भी डायग्राम दे रखा है। तो हाइपोस्टेस क्या करती हैं, जो एम्ब्रियो सेक है ये वाला, इस एम्ब्रियो सेक की सीमा का निर्धारण करती है और इस एम्ब्रियो सेक को किसके अंदर धंसने से रोकती है, फ्यूनिकल या बीजांड वृंत के अंदर धंसने से रोकती हैं। आपके सामने नेक्स्ट जो ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है एपिस्टेस, इसका डायग्राम दे रखा है। तो एपिस्टेस का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जो बीजांडकाई सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बीजांड द्वारी रीजन की ओर, यहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन की ओर यहाँ पर क्या करती है, एक प्यालीनुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एपिस्टेस कहते हैं। तो ये एपिस्टेस कहाँ सिचुएटेड होती है, माइक्रोपाइलर रीजन की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो एंडोथेलियम लेयर का डायग्राम दे रखा है। तो एंडोथेलियम जो लेयर होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती हैं, जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके चारों तरफ है जो ये सिचुएटेड होती हैं। और इसका डेवलपमेंट किससे होता है, तो जो न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं या न्यूक्लियस है जो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इनर इंटेग्यूमेंट की जो इनर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, विशिष्टीकृत होकर पोषक टिश्यूज़ का या न्यूट्रिएंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है किसको, एम्ब्रियो सेक को। तो ये एंडोथेलियम का डायग्राम है जो बाहर की तरफ, एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ है जो एक स्तरीय लेयर के रूप। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेतुक के बारे में या ऑब्ट्यूरेटर के बारे में। अब सेतुक या ऑब्ट्यूरेटर का मतलब क्या होता है, सेतुक का मतलब होता है दो यानी कि ब्रिज वर्ड सुना होगा, जो क्या करता है, दो स्थानों को एक जगह से जोड़ने का वर्क करता है। तो ये भी क्या करती हैं, डायरेक्शन का वर्क करती हैं और ऑब्ट्यूरेटर के रूप में वर्क करती हैं। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो कुछ कुलों के बीजांड में क्या होता है, कुछ कुलों में जो बीजांड के आधारीय भाग होता है उसमें एक या बहुकोशिकीय यानी कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हेयर लाइक यानी कि रोमनुमा संरचनाएं बनती हैं। और इनका विकास है जो बीजांड वृंत या बीजांड आसन यानी कि प्लेसेंटा से होता है। तो सेतुक या ऑब्ट्यूरेटर का निर्माण कहाँ किससे होता है, या तो फ्यूनिकल से होगा या प्लेसेंटा से होगा। और ये कहाँ सिचुएटेड होती है, बीजांड के आधारी भाग से सिचुएटेड होती है। और कैसी स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अब इनका फंक्शंस क्या होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन के समय या निषेचन के समय परागनलिका को बीजांड द्वार की ओर निर्देशित करती हैं। यानी कि परागनलिका को ये गाइड करती हैं कि आप बीजांड द्वार की ओर से एंटर करो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, और वहाँ जाकर आप फर्टिलाइज हो, और फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑब्ट्यूरेटर है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो लेबियसी फैमिली, एकैंथेसी फैमिली, एनाकार्डियेसी फैमिली और मैग्नोलिएसी फैमिली के अंदर पाई जाती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ऑब्ट्यूरेटर या सेतु का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम ए है जो ओव्यूल्स के अंदर सेतु की स्थिति को दर्शाता है, और डायग्राम बी है जो सेतुक सेल्स की या ऑब्ट्यूरेटर सेल्स को
संरचना को दर्शाता है। तो डायग्राम ए के अंदर हम फ्यूनिकल के पास यानी कि जो ओव्यूल्स होता है उसके आधारी भाग में यहाँ पर है जो ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट होता है और इसका डेवलपमेंट किससे होता है, या तो बीजांड वृंत से होगा या फिर प्लेसेंटा से होता है। और ये जो ऑब्ट्यूरेटर सेल्स होती हैं, इस ऑब्ट्यूरेटर का ये जो सेल्स का डायग्राम दे रखा है, तो ये किस तरह की सेल्स है, ये क्या करती हैं, जो पोलन ट्यूब होती है उसको गाइड करने का वर्क करती है। तो पोलन ट्यूब सेल्स को गाइड कौन करती है, ऑब्ट्यूरेटर सेल्स करती है। कब करती है, फर्टिलाइजेशन के समय। क्यों करती हैं, तो ये बताती हैं कि ये एक सेल्स हैं, क्योंकि जो माइक्रोपाइलर रीजन की ओर जो सेल्स होती हैं जिनमें 3 सेल्स होती हैं, 2 सिनर्जिएट सेल्स और एक सेल्स होती हैं। तो ये ऑब्ट्यूरेटर क्या करते हैं, जो पोलन ट्यूब होती हैं उसको गाइड करते हैं कि आप माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करो और एक सेल के साथ फर्टिलाइज होना है। तो ये वर्क है जो ऑब्ट्यूरेटर का होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के टाइप, इसके अलावा ओव्यूल के टाइप, और फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे।